स्टूडेंट, आज की क्लास में हम धूमपान कल्पना का अध्ययन करेंगे। धूमपान कल्पना जो है या फिर धूम्रपान कल्पना, जहाँ पर धूम्र का पान यानी कि उसे ग्रहण किया जाता है और उसे बाहर भी निकाला जाता है, तो सिर्फ ये जो ग्रहण करने का समय होता है उसी के आधार पर ये अपना प्रभाव दिखाता है। लोकल एरिया में इसका इफ़ेक्ट होता है। ये भी बाह्य प्रयोग होने वाली कल्पना है, क्योंकि इसको हम अंतः सेवन नहीं करते हैं। मुख्य रूप से जो धूम्र होता है उसको मुख मार्ग से या नासा मार्ग से ग्रहण किया जाता है। तो धूम्रपान कल्पना का अगर वर्णन हम देखते हैं तो मुख्य रूप से धूम्रपान कल्पना जो है इसका उपयोग हम ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में, मुख्य रूप से जो सिरो नासा मुख मार्ग में जो रोग होते हैं कंठ मार्ग में, उनको दूर करने के लिए हम धूम्रपान का उपयोग करते हैं। तो ये जो धूमपान है ये स्मोकिंग के बजाय आप इसके लिए मेडिकेटेड स्मोकिंग, जहाँ पर हम औषधि युक्त द्रव्यों को जला करके उनके धुएं का उपयोग करते हैं, जो चिकित्सा के पर्पज से किया जाता है। तो ये स्मोकिंग से अलग है। ये है हमारा मेडिकेटेड स्मोकिंग, जिसका यूज़ हम टेम्परली एज अ ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में जब हम मुख या नासा मार्ग से औषधि के धूम्र का ग्रहण करते हैं तो उसे धूमपान कहा जाता है। ज़्यादातर जितनी भी औषधियाँ होती हैं उन्हें अलग से जला करके नहीं, उन सभी औषधियों से वर्ती का निर्माण किया जाता है और उस वर्ती को धूम्र नेत्र के द्वारा जला करके उनसे धूम निकलता है। उसी धूम का उपयोग हम धूम्रपान के लिए करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो नस्य के पश्चात हमको धूमपान का वर्णन मिलता है, जिससे कि जो नस्य के कारण अतिरिक्त स्नेह आ जाता है या वहाँ पर स्निग्धता बढ़ जाती है, वो दूर हो जाती है। अगर धूमपान के भेद की बात की जाए तो जिस प्रकार हमने नस्य के अनेक प्रकार देखे थे, उसी प्रकार से धूम्रपान का वर्णन भी हमें संहिता काल से मिलता है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर, सभी संहिताओं में हमको धूम्रपान का वर्णन मिलता है और सभी आचार्यों ने धूमपान के अलग अलग भेद का वर्णन किया है। अगर काल के अनुसार हम देखें तो चरक ने 3 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने इन 3 के साथ 2 और अतिरिक्त बताए हैं। वाग्भट ने दोनों का विचार करते हुए उन्होंने सुश्रुत के 5 में एक और जोड़ दिया है, 6। और सारंगधर ने उपयोग के आधार पर और उपयुक्त करने वाले द्रव्य के प्रकृति के आधार पर धूम का प्रकार बताया है। तो अगर आचार्य चरक की बात करें तो इनके अनुसार 3 प्रकार के धूमपान होते हैं, प्रायोगिक, वैरेचनिक और स्नेहिक। सुश्रुत के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रायोगिक, वैरेचनिक, स्नेहिक, काशग्न, वमनीय। तो अगर चरक की बात करें तो प्रायोगिक जो है ये समन को इंडिकेट करता है। इसमें जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है वो शमन का कार्य करती हैं। वैरेचनिक धूमपान के अंतर्गत जो औषधियाँ होती हैं वो शोधन का काम करती हैं और स्नेहिक धूमपान के अंतर्गत जो औषधियाँ होती हैं वो स्नेहन का कार्य करती हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार काशग्न जो होती हैं वो काश का समन करती हैं। वमनीय जो होती हैं जिनसे वमन की प्रवृत्ति होती है, जिससे दोष बाहर निकल जाएं। आचार्य वाग्भट के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने समन, व्रीहण, रेचन, कासहा मीन्स कासघ्न, वामक, तो सुश्रुत के अनुसार ही बताए हैं ये 5। उनके अनुसार छठवा है व्रण धूपन। आप अगर देखते होंगे तो नॉर्मली जहाँ भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पर अगर धूपन की क्रिया की जाए तो ये उस बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के ग्रोथ को रोक देते हैं। इसीलिए व्रण में धूपन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि ये उस जगह पर और इन्फेक्शन होने के या फैलने के चांसेस को रोकता है। आचार्य सारंगधर के अनुसार देखें तो इन्होंने 3 ही बताए हैं, स्निग्ध, मध्य या तीक्ष्ण। स्निग्ध को अगर हम चाहें तो मृदु धूम भी कह सकते हैं। इन धूम में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य के आधार पर उन्होंने इसका निर्धारण किया है। जैसे नस्य है, गंडूश है, इनके लिए आयु सीमा बताई गई है, उसी प्रकार से धूमपान को ग्रहण करने के लिए भी आयु सीमा का वर्णन किया गया है। अगर आचार्यों की बात करें तो उन्होंने 12 वर्ष से 80 वर्ष की मध्य आयु के बीच में धूमपान ग्रहण करने का वर्णन किया है। 12 वर्ष से कम की आयु में और 80 वर्ष से अधिक की आयु में धूमपान को निषेध कहा गया है।
अगर हम देखें कि किन व्यक्तियों को हम धूम्रपान करा सकते हैं या कौन धूम्रपान के योग्य होते हैं, तो नॉर्मली हमने देखा कि जितने ऊर्ध्वजत्रुगत विकार होते हैं उनमें हम धूम्रपान करा सकते हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है कि जिनमें कांस, श्वास, प्रतिश्याय की समस्या हो, जो ऊर्ध्वजत्रुगत विकार हैं, इसके अलावा ग्रीवा रोग, हनु रोग, सिरोरोग, इनसे संबंधित विकार में हम धूम्रपान का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये कफ का मुख्य स्थान होता है ऊर्ध्वजत्रुगत, इसीलिए कफ संबंधी विकार में भी हम धूम्रपान का उपयोग कर सकते हैं। और कोई भी जो व्याधि होती है वात के बिना उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए वातज विकारों में भी हमें कहीं कहीं धूम्रपान का वर्णन मिलता है। तो किन व्यक्तियों को हमें धूम्रपान नहीं कराना चाहिए, तो जिनने हमने वस्ती और विरेचन कराया है, वमन कराए हुए पेशेंट को हम धूम्रपान कराते हैं, लेकिन वस्ती और विरेचन जिनको कराया गया है उन व्यक्तियों का हमें धूम्रपान नहीं कराना चाहिए। जो व्यक्ति थके और डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनका सत्व पहले से ही कम होता है, धूम्रपान से उन पर बुरा प्रभाव मिलता है। इसके अलावा दुखी व्यक्ति को नहीं कराते हैं, दाह पीड़ित व्यक्ति को नहीं कराते हैं, तालुशोषी, जिसके ये भी एक प्रकार का रोग है, तालु मीन्स आपका जो पैलेट्स होते हैं उनके बारे में कहा गया है। तो जहाँ पर वो शुष्कता आ गई है उस कंडीशन में भी नहीं देना चाहिए। जो धूम्रपान है वो और शुष्कता उत्पन्न करेगा। उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति को नहीं देना है, जिसके सिर में शूल हो रहा है उसे नहीं देना है। अगर आपको नेत्र रोग की कंडीशन में धूम्रपान का निषेध है, अगर आप देख रहे हैं ऊर्ध्वजत्रुगत के नेत्र पोषण और कर्ण पोषण को छोड़ा गया है, तो सिरशूल, तिमिर, इनमें प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा उरछत और प्रमेह व्याधि में भी हमें इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये इन व्याधियों में रोगी जो होता है वो दुर्बल बल वाला होता है। इसके अलावा जो गर्भिणी है, रुक्ष हैं, क्षीण हैं, उन व्यक्तियों में भी हमें धूम्रपान नहीं कराना चाहिए। तो इसी को अगर देखें कि धूम्रपान का इंडिकेशन कहाँ गया है, तो जत्रु ऊर्ध्व कफ वातोत्थ यानी ऊर्ध्वजत्रुगत विकार जो कफ और वात के कारण होते हैं, उन विकारों में हमें धूम्रपान कराना चाहिए। विकारा नाम अजन्मने उत्थेजाय च जाता नाम, उन डिजीज़ को जो पहले से ही उत्पन्न हो, और सदा आत्मा नाम यानी कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको भी हम धूम्रपान करा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दोषों के अनुसार हम प्रकार की बात करें, तो जो स्निग्ध होता है, यानी ये बात हमारे शारंगधर के अनुसार जो उन्होंने 3 प्रकार के स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण धूम की बात की है, तो इनका उपयोग हम कौन से दोषों में कर सकते हैं, तो स्निग्ध धूम का उपयोग हम वात में, मध्यम का वात कफ में और तीक्ष्ण का कफ में। अगर पित्तज रोगों की बात की जाए तो पित्तज रोगों में धूम्रपान का निषेध होता है, क्योंकि धूम का जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण होता है ये पित्त को और बढ़ाता है, इसीलिए पित्तज विकारों को में धूम का वर्णन नहीं मिलता है हमें। तो धूम के योग्य काल, जैसे हमने प्रतिमर्श नस्य देखा था, तो प्रतिमर्श नस्य के कुछ काल थे, वैसे ही आचार्य सारंगधर के अनुसार मृदु, मध्य और तीक्ष्ण धूम जो है उनको ग्रहण करने के लिए अलग अलग काल बताए गए हैं। जैसे मृदु धूम की बात की जाए तो श्रित श्रित मीन्स आप छींकने के बाद धूमपान कर सकते हैं, जम्हाई के बाद धूमपान कर सकते हैं, विण मूत्र मल त्याग के पश्चात कर सकते हैं, मूत्र त्याग की बात कर सकते हैं, मैथुन के पश्चात कर सकते हैं, शस्त्रकम यानी सर्जरी के बाद कर सकते हैं, हासस्य मीन्स हंसने के पश्चात करते हैं, दंत काष्ठस्य मीन्स दातून करने के बाद। तो ये जो 8 काल हैं ये बताए गए हैं कि कब हम मृदु धूम का ग्रहण करना चाहिए या हम कब इसे कर सकते हैं। अगर मध्यम धूम की बात की जाए तो इसके लिए 3 काल बताए गए हैं, निशा, आहार के पश्चात और नस्य के पश्चात। तो आप लोग देखेंगे कि नॉर्मली हर जो प्रोसीजर है उसे रात्रि में निषेध कहा गया है, लेकिन धूमपान एक ऐसा क्रिया है जिसका वर्णन रात्रि में किया गया है।
ठीक है, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से शीतलता होती है, शीत कफ बोल सकते हैं, एक तरह से बढ़ा हुआ रहता है, तो उस काल में ये लाभदायक होता है अपने उष्ण और तीक्ष्ण प्रकृति के कारण। इसीलिए रात्रि के समय में धूमपान का वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा भोजन के पश्चात जब कफ की अधिकता हो गई है, नस्य के पश्चात जब स्निग्धता बढ़ गई है। नेक्स्ट, तीक्ष्ण नस्य हमें कब देना चाहिए? तो हमें निद्रा के पश्चात, नस्य के पश्चात, अंजन के पश्चात, स्नान के पश्चात और वमन के पश्चात हमें तीक्ष्ण धूमपान का जो है सेवन करना चाहिए या तीक्ष्ण धूमपान हमको देना चाहिए। इन सारे कंडीशन में कफ जो है और अधिक बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके आवरण को हटाने के लिए या उसको दूर करने के लिए तीक्ष्ण औषधियों की वर्ती बना करके उससे धूम प्रदान किया जाता है। तो नॉर्मली जब हम पेशेंट को धूमपान कराते हैं तो हमको दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। एक तो धूमपान वाली नाड़ी, नाड़ी मीन्स कि एक नली होती है, जैसा आप लोग सिगार में देखते हैं नली होती है, वैसे ही धूमपान अगर हम रोगी को करा रहे हैं तो उसके लिए जो नाड़ी के समान रचना बनाई जाती है उसे धूमपान नाड़ी कहते हैं। तो दो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है, एक तो धूमपान नाड़ी जिसे कि धूम नेत्र कहा जाता है और दूसरा धूमवर्ती। तो जैसा कि आप लोग सिगार देखते होंगे तो एक साइड वो पतला होता है जहाँ से धूम का पान किया जाता है और दूसरे साइड ये चौड़ा होता है जहाँ पर औषधि या वर्ती को रखा जाता है। तो ये जो धूम नेत्र या धूमपान नलिका होती है इसको पहले के लोग धातुओं से जैसे सोना, चांदी, लोहे, तांबे इनसे बनाते थे या फिर अगर कम की बात की जाए तो लकड़ी से भी बनाया जाता है। धूमपान के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें 3 पर्व होने चाहिए और 3 अलग-अलग खंड होने चाहिए। जैसे हमारी उँगलियाँ 3 पर्व के द्वारा 3 पार्ट पे डिवाइड होती है, तो सेम धूम नेत्र के लिए हमको वर्णन मिलता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि इसका जो जिस साइड से हम धूम का ग्रहण करते हैं वो कनिष्ठिका उंगली के बराबर होना चाहिए और जो सामने का एरिया होता है वो ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आचार्यों ने 5 प्रकार के धूम नेत्र का वर्णन किया है धूमपान के प्रकार के अनुसार। तो जो प्रायोगिक धूम नेत्र होता है उसके लिए हमें 40 अंगुल की धूम नेत्र का उपयोग करना चाहिए। वृहण धूमपान के लिए हमें 32 अंगुल के धूम नेत्र का उपयोग करना चाहिए। रेचन धूमपान के लिए हमें 24 अंगुल धूम नेत्र का उपयोग करना चाहिए। वमन धूमपान के लिए हमें 16 अंगुल धूम नेत्र का उपयोग करना चाहिए और व्रण धूपन के लिए हमें 10 अंगुल का। तो आचार्य ने वमन और काशघ्न दोनों के लिए ही 16 अंगुल बताया है। ठीक है, और कई आचार्यों के अनुसार वमन को 10 अंगुल कहा गया है और काशघ्न को 16 अंगुल कहा गया है। तो ऐसे हमको अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं। अगर धूमवर्ती की बात की जाए तो धूमवर्ती जो होती है, वर्ती कल्पना आप लोगों ने पढ़ी थी जिसका जो शेप होता है विंग के समान, नली के समान होता है। तो ये जो वर्ती होती है, ये जो भी औषधि की हमको वर्ती बनानी होती है उसका सूक्ष्म चूर्ण कर लेते हैं। उस सूक्ष्म चूर्ण को कल्क बना लिया जाता है या तो जल डाल करके या किसी औषधि का लिक्विड डाल करके और उसे वर्ती के समान रचना बना करके उसे धूम नेत्र में डाल दिया जाता। वर्ती के समान रचना बना के सुखाया जाता है। जब वो पूरी तरह से सूख जाती है तब उसे धूम नलिका में डाल करके जला करके धूमपान किया जाता है। तो जो धूम द्रव्य अगर हम बात करें कि हारंगधर के अनुसार ये 3 प्रकार के हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, तो ये इनमें प्रयुक्त होने वाली औषधि के आधार पर है। तो मृदु धूम में हम मृदु द्रव्यों का उपयोग करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में आपको दिख रहा है अगरू, गुग्गुल, मुस्त, सैलेय, नलद, उसीर, ये सभी मृदु द्रव्य हैं जिनका उपयोग हम धूमपान के लिए करते हैं, इसीलिए इसे मृदु धूम के अंतर्गत कहा गया है। मध्यम धूम की बात करें तो लाक्षा, कमल, उत्पल, नेग्रोध, उदुम्बर, वट, पलाश, रौद्र ऐसे अनेक द्रव्य हैं जो मध्यम धूमपान के अंतर्गत हम इन औषधियों की चूर्ण से वर्ती निर्माण करके उससे धूमपान करते हैं। अगर तीक्ष्ण औषधि की बात की जाए तो
एला, ज्योतिषमती, निशा, दशमूल के ड्रग, श्वेता, फलत्रय, इन सारे ड्रग के हम चूर्ण से वर्ती बना करके तीक्ष्ण धूमपान कर सकते हैं। अगर धूमपान विधि की बात की जाए तो धूमपान विधि के लिए हमको जो रोगी होता है उसको एक आसन में सुखपूर्वक बिठाना है, प्रसन्न चित्त हो करके, क्योंकि मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ ज़रूरी होती है स्वास्थ्य की डेफिनेशन के लिए या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, इन दोनों का ठीक रहना ज़रूरी है। तो हमको पेशेंट को सुखपूर्वक बिठा करके प्रसन्न चित्त करके उसकी बॉडी को हमको स्ट्रेट रखना है। अगर बॉडी स्ट्रेट रहेगी तो वो जो धूम लेगा वो डायरेक्ट अंदर ना जा कर के बाहर ही अपनी प्रोसेसिंग लोकल एक्शन करेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, शरीर को सीधा रखने बोलते हैं, दृष्टि को थोड़ा नीचे रखने बोलते हैं, ताकि वो जो धूम्र का प्रभाव है वो आँखों की ओर ना जाए। आप अगर ऐसे करके धूम्र लेंगे तो जो धुआं है वो डायरेक्ट आपकी आँखों में जाएगा और आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि नेत्र के लिए उष्ण का संपर्क मना किया गया है। उसके बाद वर्ती के अग्रभाग को हमको स्नेह युक्त प्रज्वलित करके धूम्र नेत्र में रख करके धूमपान करना चाहिए। नॉर्मली आप लोग जब इसके प्रकार को डिटेल से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ जो प्रकार हैं जिनमें हम औषधि को मुख मार्ग से ग्रहण करते हैं और धुएं को मुख मार्ग से ही निकालते हैं, और कुछ जो प्रकार है जिसमें हम नासा मार्ग से धूम्र को ग्रहण करते हैं और निकालते उसे मुख मार्ग से ही हैं। तो नॉर्मली आपको ये धूमपान और धूम नस्य में अंतर मैंने बताया था कि धूम नस्य में नासा मार्ग से औषधि लेके मुख मार्ग से निकालते हैं, और धूमपान में हमको दोनों केसेस मिलते हैं जहां हम मुख मार्ग से भी औषधि लेते हैं और नासा मार्ग से, लेकिन हमेशा धुएं को हमें मुख मार्ग से निकालना चाहिए। अगर हम नासा मार्ग से धुआं निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे नेत्र के स्थान में चला जाएगा और हमको फ़ायदे के स्थान पर नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अगर पेशेंट को सम्यक धूमपान हुआ तो हमें क्या लक्षण मिलेंगे, तो इसका वर्णन हमको चरक और सुश्रुत सभी में मिलता है। तो मुख्य रूप से हम ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के दूर करने के लिए धूमपान करते हैं। तो इसका जो मेन लाभ होता है कि जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं, सिरा, शूल, पीनस, अर्धावभेदक, कास, हिक्का, ये सारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा हृदय, कंठ और इंद्री में शुद्धि आती है। जैसे हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं वो मुख प्रदेश में होने के कारण उनमें शुद्धि आती है, वो अपने विषय को आसानी से ग्रहण करते हैं। इसके अलावा सिर में लघुता आती है, सिर में हल्कापन लगता है, बढ़े हुए जो दोष होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो बाल होते हैं, केश होते हैं, उनमें मजबूती आ जाती है। इसके अलावा मुख में विशुद्धि होती है। अगर हम असम्यक धूमपान हो रहा है, यानी जो लक्षण हमको दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं, हम कम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी में धूमपान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें साथ में ट्रीटमेंट पर्पस से घृतपान, घी, गन्ने का रस, दूध या मुनक्का पास में रखना चाहिए और पेशेंट का घृतपान, स्नेहन, नस्य, अंजन, तर्पण आदि प्रोसेसिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार से धूमपान कल्पना भी हमारा ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों की चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसमें औषधि का जो धूम होता है वह चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।